माँ अपनी जगह पर थोड़ी सी हिली। मेहुल माँ की तरफ झुका। माँ कुछ चाहिए क्या? लेकिन माँ फिर सो गई। गीताजी कुछ दिन पहले गिर गई थी और उनके पैर में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 3 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया था और कुछ सावधानियों के साथ फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कहा था। इस उम्र में गिर जाना आम समस्या है। मेहुल चुपचाप माँ का चेहरा देखने लगा और खुद से सवाल करने लगता है, माँ का झुर्रियों से भरा चेहरा क्या हमेशा से ही ऐसा था? क्या यह झंझर शरीर ही हमेशा माँ की पहचान था? नहीं, वह भी समय था जब माँ चक्कर गिरने की तरह पूरे घर में डोलती थी, पूरे घर की व्यवस्था और सबकी देखभाल करती थी। माँ ने अपने बड़ों की निस्वार्थ सेवा की और अपने बच्चों की देखभाल बड़े प्यार व फुर्सत से की, लेकिन उनके खुद के पास न बड़ों का समय है और न अपने बच्चों का। मेहुल ने लंबी सांस भरी। अपने कर्तव्यों की याद कभी कभी आती है, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। वह चेन्नई में रहता है अपने परिवार के साथ और माँ प्रयागराज में। प्रयागराज में उसके पापा का बनाया हुआ एक अच्छा बड़ा घर है, जिसमें ऊपर के हिस्से में किराएदार रहते हैं और गैराज में एक परिवार रहता है जो माँ की देखभाल करता है। यूँ तो माँ के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में जब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो उनके बच्चों के पास फुर्सत नहीं है। दीदी भी दूर रह जाती है माँ से, साल में एक बार ही आ पाती है। कुछ दिन माँ के पास रहकर चली जाती है और वह भी तो ऐसा ही करता है। उसका भी माँ के पास प्रयागराज आना साल भर में एक ही बार होता है। उन थोड़े से दिनों में उसे पत्नी विधि के मम्मी पापा के पास भी जाना पड़ता है। विधि भी नौकरी करती है। मेहुल के खुद के बच्चे जब काफ़ी छोटे थे तो माँ उसके घर काफ़ी रही थी। उन्होंने बहुत मदद की बच्चों के लालन पालन में उनकी। तब माँ इतनी वृद्ध अवस्था में न थी। वे घर में बच्चों के साथ अकेली भी रह लेती थी। उनके बच्चे बड़े हुए तो माँ का आना कम हो गया। उनके बेटा और बेटी 12वीं करने के बाद 1 साल के अंतर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेकर बाहर पढ़ने चले गए। अब चेन्नई में वे दोनों अकेले ही रह गए थे। अब जब माँ को उनकी ज़रूरत थी तो वे माँ का साथ नहीं दे पा रहे हैं। प्रयागराज में उनका लंबे समय तक रहना हो नहीं पाता है और चेन्नई में माँ को अकेले घर में छोड़ना मुश्किल है। वे दोनों सुबह निकलते हैं और रात गए घर आते हैं। माँ को इस उम्र में घर पर छोड़े कैसे, बिना किसी देखभाल के, और माँ भी रहना नहीं चाहती। प्रयागराज में माँ के पास गैराज में रहने वाला परिवार है, किराएदार हैं, पास पड़ोस है। माँ का इसीलिए वहाँ मन लग जाता है। पर लेकिन मेहुल को अपराध बोध खलता है। क्या करे वह? उसके संस्कार ऐसे थे कि वह माँ की सेवा करना चाहता था, पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह कर नहीं पाता था। उसकी उम्र इस समय 52 वर्ष थी और माँ की 75 वर्ष। 8-9 साल बाद वह रिटायर होगा और विधि उसके भी बाद। तब तक माँ पता नहीं रहेंगी भी या नहीं। अचानक मेहुल सिहर उठा। क्या माँ सचमुच ऐसे ही चली जाएगी दुनिया से, बिना अपने बच्चों का साथ पाए? जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां ही तो पूरी की हैं, दिया ही दिया है बस। पाने का तो मौका ही नहीं आया उनकी ज़िंदगी में। पिता तो माँ के सामने चले गए, इसलिए अकेलापन उन्होंने नहीं भुगता। लेकिन माँ, वे तो भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेलेपन का दर्द झेल रही है। कैसे रहती होंगी अकेली? गैराज में रहने वाला परिवार भी साल में एक बार तो अपने गांव जाता ही होगा, तो कुछ दिनों तक तो माँ को अकेले ही रहना पड़ता होगा। वैसे भी घर के अंदर तो वे अकेली ही रहती हैं। मेहुल अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की। शायद बाहर बारिश आ रही थी और इसी बीच घर की बिजली चली गई। इन्वर्टर खराब पड़ा था। माँ यह सब कैसे अकेली मैनेज करेगी? वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगा। बिजली भी जाती होंगी, कभी माँ की तबीयत भी खराब होती होगी।
डर लगता होगा, घबराहट होती होगी, कैसी रहती होंगी माँ। मेहुल के मन से माँ की परेशानियाँ नहीं हट पा रही थी। तन से कमज़ोर इंसान मन से भी कमज़ोर हो जाता है। वह साल में एक ही बार आ पाता है। कौन ले जाता होगा माँ को डॉक्टर के पास? कौन उन्हें बाजार से ज़रूरत का सामान लाकर देता होगा? दूर रहकर उसने माँ की इन छोटी छोटी परेशानियों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मोमबत्ती नहीं मिली। उसने खिड़की से गैराज में रहने वाले परिवार को आवाज़ दी। वहाँ से वीणा अंधेरे में रास्ता टंटोलती हुई अंदर आई। तभी माँ की क्षीण सी आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से माँ की तरफ दौड़ा। माँ के हाथ में मोमबत्ती और माचिस थी। मोमबत्ती और माचिस उनकी साइड टेबल की दराज में ही थी। माँ ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें निकाल ली। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस उम्र में जीवन जीने का तरीका माँ ने किस तरह ढूंढ रखा था। उसने माँ से मोमबत्ती और माचिस लेकर मोमबत्ती जला दी। माँ ने मोमबत्ती का स्टैंड भी अपने साइड में रखा हुआ था। माँ, मैं तो कुछ भी ढूंढ नहीं पाया और आपने बिस्तर पर लेटे लेटे सब ढूंढ लिया। वह तनिक मुस्कुराते हुए बोला। माँ के पीड़ा युक्त चेहरे पर भी क्षीण सी मुस्कुराहट छा गई। हाँ बेटा, अकेले रहने के कारण कई तरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है। मेरी साइड टेबल की दराज खोलकर देख। मेहुल ने दराज खोली तो उसमें विक्स से लेकर दर्द निवारक दवा, टॉर्च और कुछ ज़रूरत का सामान इत्यादि सब कुछ था। बुखार से लेकर पेट दर्द व चक्कर आने तक की दवाइयाँ उपलब्ध थी। खुशी हुई सारी व्यवस्था देखकर वह हंस पड़ा। माँ, आपने तो छोटी मोटी केमिस्ट शॉप खोली हुई है घर में। इतनी व्यवस्था तो चेन्नई में हमारे घर पर भी नहीं रहती। ज़रूरत पड़ने पर बाजार दौड़ना पड़ता है। सब करोगे बेटा। जिस दिन उम्र के इस पड़ाव से गुजरोगे उस दिन सब तरह की व्यवस्था करने लग जाओगे। ज़रूरत इंसान को सब सिखा देती है। माँ के चेहरे पर गहन उदासी छा गई। माँ के मन का अंधेरा उसके मन को भी दूर तक अंधेर कर गया। वह सोच में पड़ गया। एक दिन इस पड़ाव से हमें भी गुजरना ही है। कोई भी हो सकता है, हम दोनों में से भी, या विधि या मैं। हाँ माँ, आपने तो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है। बहुत सीख दे जाते हैं माता पिता। एकाएक उसका स्वर संजीदा हो गया। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप यहाँ पर अकेली रहती हैं, पर परिस्थिति ही ऐसी है। माँ ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा। नहीं रे, तू दिल में कोई अपराध बोध मत रखा कर। मैं क्या तेरे चेहरे को नहीं पढ़ पाती हूँ? मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। कर न पाना और करना ही न चाहना दोनों बातें अलग हैं। अपने बच्चों के प्यार पर ही तो विश्वास है जिससे मैं यहाँ पर अकेले भी रह पाती हूँ। जिस दिन बिस्तर से नहीं उठ पाऊँगी उस दिन तुम्हें ही तो करना है सब। अभी तो मैं यही ठीक हूँ, पर माँ, अकेले में देखो गिर गई। ऐसे ही चिंता रहती है आपकी। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है बेटा। फिर तू आ तो गया मेरी तकलीफ़ में, पर माँ, थोड़े दिन आप आया न। आप ठीक हो जाओ तो अब मेरे साथ चलो। कुछ न कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। मेरा मन हमेशा यहीं लगा रहता है। अच्छा अच्छा, अभी तो कुछ दिन रहे तो सही। मुश्किल से तो आप आया है। परेशान मत हो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। माँ ने बात टाल दी और आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर अभी तकलीफ के भाव थे। मेहुल ने भी इस समय उन्हें ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं समझा। तभी बिजली आ गई। वह रूम में आकर टीवी देखने लगा। वीणा ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटे ने साथ में खाना खाया। साल भर का प्यार एक साथ देना चाहता है पगले। तू चला जाएगा तो कौन करेगा यह सब? माँ हंसकर बोली। खाना खाकर मेहुल माँ के बगल में ही सो गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से नींद खुल गई। उसने पलटकर माँ की तरफ देखा। माँ उठी हुई थी और लेटी हुई चुपचाप धीमी आवाज़ में
मधुर संगीत का आनंद ले रही थी। माँ, ये गीत किसने लगाए हैं? वह बिस्तर से उठते हुए बोला। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उठ गया तू? वीना ने लगाए हैं बेटा। सुबह जब वह गैराज से घर के अंदर आती है तो मेरे मोबाइल पर गीत लगा देती है। आजा चाय पी ले। वीना रख गई है केतली में। अपनी भी डाल ले और मेरी भी। उसने उठकर चाय कपों में डाली। माँ बेटा दोनों चाय पीने लगे। वीना ने खिड़की पर से पर्दे सरका दिए। बाहर माँ की बनाई छोटी सी क्यारी में राई पालक से लेकर सब कुछ उग रहा था। यह मनोरम दृश्य मेहुल के लिए बहुत ही खुशनुमा पल था। चाय पीते हुए बाहर की हरियाली देखना मेहुल की नज़रों का पीछा करते हुए माँ बोली। माली करता है यह सब। तेरे पापा को किचन गार्डन का बहुत शौक था, इसलिए अभी तक देखभाल करवाती हूँ। हाँ माँ, बहुत अच्छा किया आपने। एकाएक वह चंचल मन से पीछे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। थोड़ी राई और धनिया तोड़ लाया। पैर मिट्टी से सन गए थे। बाहर नल से धोकर गीले पैर के साथ कमरे में आ गया। माँ ने देखा तो बोली, तेरी बचपन की आदत नहीं गई न? गीले पैरों से पूरा घर गंदा कर दिया। पैरों की तरफ गद्दे के नीचे पुराने कपड़े के टुकड़े रखे हैं, पोंछ ले। उसने नीचे की तरफ से गद्दा पलटा। वहाँ पर कपड़े के कई साफ सुथरे टुकड़े रखे थे। माँ की सारी दुनिया उनके आसपास बसी थी। सुबह मेहुल उठकर आंगन में आया। वीना ने माँ को स्नान करवाकर कपड़े बदलवाकर तैयार कर दिया। नाश्ता भी वीना ने ही तैयार कर दिया। मेहुल ने माँ के बगल में बैठ नाश्ता किया। हर संभव प्रयत्न कर वह माँ की सेवा में लगा था। तभी घर के बाहर कुछ चहल पहल हुई। 5 से 7 औरतें अंदर आ गई। उनमें कुछ माँ की उम्र की, कुछ बड़ी व कुछ छोटी भी थी। वे सीधे माँ के कमरे की तरफ चली गई। पल भर में ही जैसे पूरा घर बातों की चहचहाहट से भर गया। माँ की हंसी की भी आवाज़ आ रही थी। वीना ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। कौन है वीना ये? मेहुल ने वीना से पूछा। अम्मा जी की पड़ोसी है और सहेलियाँ भी, वह मुस्कुराकर बोली। उस दिन अस्पताल ये ही लेकर गई थी अम्मा जी को। थोड़ी देर में माँ की सहेलियाँ चली गई। वह माँ के कमरे में गया। माँ के चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी। पीड़ा की रेखाएं गायब थी। माँ आप तो अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थी, खूब हंस रही थी उनके साथ। उसने माँ को छेड़ा। हाँ बेटा, तू आया हुआ है तो आजकल वे नहीं आ रही थी, वरना रोज़ आती थी। कोई न कोई मेरी देखभाल करती थी। उसे लगा माँ को उसकी खास ज़रूरत नहीं है। उनकी दुनिया में बहुत कुछ है। उनकी खुशी और संतुष्टि के लिए वह माँ के करीब बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। माँ, आपके बच्चों के अलावा यहाँ सब कुछ है आपके पास। वह सुखद आश्चर्य से बोला। वही तो सबसे बड़ी कमी है बेटा। तुम लोगों की बहुत याद आती है। फिर हमारे पास क्यों नहीं चलकर रहती? कभी मेरे पास रहो, कभी दीदी के पास चली जाओ। मन लगा रहेगा आपका। हूँ, माँ गंभीरता से मुस्कुरा गई। यह सब को छोड़कर भी तो नहीं रह सकती न बेटा। वीना की बेटी है जिसकी मैं पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। वीना मेरा हर काम करने को तैयार रहती है। वीना का पति मेरा सारा बाजार का काम कर देता है, कार भी ड्राइव कर लेता है। इसीलिए तो कार रखी हुई है, वरना तो कब की बेच देती। तुम लोग आते हो तो तुम्हें भी सुविधा हो जाती है। पर माँ, आप हमारे पास रहेंगी तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वीना की बेटी की मदद तो आप वहाँ से भी कर सकती हैं, लेकिन यह भी तो सोचो न बेटा कि तुम्हारे आने के लिए एक घर है। जब तुम चेन्नई से आओगे तो कहाँ जाओगे और कौन इंतज़ार करेगा तुम्हारा? मेरे बच्चे जब आते हैं तो मेरे लिए वे सबसे खुशी के दिन होते हैं, और तुम्हें भी खुशी होती है कि माँ के पास जा रहे हैं। जिस दिन इस ज़िंदगी के लायक नहीं रहूँगी, इतनी असशक्त हो जाऊँगी, उस दिन तुम ही करोगे, तुम ही संभालोगी मुझे। लेकिन अभी तो मुझे सार्थक जीवन जीने दो बेटा। जब तक हो सकेगा हाशिए पर नहीं आना चाहती मैं।
माँ का स्वर आर्द्र हो गया। वह माँ का चेहरा देखने लगा। माँ का चेहरा आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव से चमक रहा था। उसे संतोष हुआ और उसने समझ लिया कि वह माँ को जितना दयनीय और मजबूर समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। माँ की जिंदगी में व्यवधान पैदा करना गलत होगा। माँ खुश है, उनको अपना जीवन सार्थक लग रहा है। क्या हुआ बेटा? उसे सोच में डूबा देखकर माँ ने उसे हिलाया। कुछ नहीं माँ, सोच रहा था आपसे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। हमेशा ही सीखा है आपसे। आप तो दूसरे बुजुर्गों के लिए भी उदाहरण हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों का प्यार मेरे साथ है। वे मेरी चिंता करते हैं और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास रहेंगे। बस यही मानसिक मजबूती मुझे हमेशा खुश और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देती है। तेरी छुट्टियां कब तक है? काम का नुकसान हो रहा होगा तेरा। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक हो जाओ तो मैं चला जाऊँगा। फिर विधि आ जाएगी कुछ दिनों के लिए, उसने प्यार से माँ को बोला। माँ बेटे दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण संतुष्टि से निहारा। गीताजी के बच्चे शरीर से भले ही उनसे दूर थे पर दिल से उनके पास थे।